हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था सॉल्ट, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने बच्चों सॉल्ट के 2 लेक्चर पढ़ा दिए। हमने समझ लिया था पहले लेक्चर में सॉल्ट के कि सॉल्ट क्या होता है और सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, मतलब व्हाट इज सॉल्ट। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉल्ट। दूसरे लेक्चर में बेटा हमने टॉपिक नया स्टार्ट किया था जो कि था कि कुछ कॉमर्शियली यूज होने वाले सॉल्ट अर्थात आर्थिक महत्व के कुछ सॉल्ट हमने पढ़ने थे इस चैप्टर में। सबसे पहला जो हमारे लिए कॉमर्शियली यूज होने वाला सॉल्ट है वो था NaCl, जो कि हमने पढ़ लिया था। हमने NaCl सॉल्ट पढ़ते समय ये भी देखा था कि NaCl से किस प्रकार डिफरेंट टाइप से हम डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स बना सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी डिफरेंट सब्सटेंस है, भिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, वो भी हम NaCl से कैसे बना सकते हैं। तो आज हम NaCl से किस तरह से क्या ब्लीचिंग पाउडर बनता है वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम बेकिंग सोडा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में 2 सॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और एक पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा था बेटा एक रिएक्शन पढ़ी थी। किसकी रिएक्शन पढ़ी थी कि हमने NaCl से NaOH बनाया था। NaCl से NaOH बनाया था हमने इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। बनाया था ना बनाया था। अगर आपने पहला लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा सॉल्ट का तो पहले वो देख लो। ठीक है, तभी तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि समझ में तो ये भी आएगा, लेकिन ये जो अब मैं जोड़ रहा हूँ ये लिंक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिंक मैं कर रहा हूँ कल की क्लास से। कल की क्लास में हमने बेटा देख लिया था कि किस तरह से हमने NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा था। ठीक है, वैद्युत अपघटन किया था तो हमें NaOH प्राप्त हुआ था, क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी और क्या प्राप्त हुआ था, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई थी। क्लोरीन गैस हमें एनोड पे प्राप्त हुई थी, हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पे प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो वो जो क्लोरीन गैस बनी थी इस रिएक्शन के दौरान, तो उसी क्लोरीन गैस का हम यूज करके आगे हम अपना क्या बनाने जा रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो अब जो हमारा नेक्स्ट जो सॉल्ट है जिसे हमें पढ़ना है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। NaCl हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। CaOCl2 होता कैसा है बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CaOCl और यहाँ पे Cl। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो ये है अपना ब्लीचिंग पाउडर। तो किसी भी सॉल्ट को अगर हमें पढ़ना है तो हमें यही देखना है बनाते उसे कैसे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले जब ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट किया है यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड स्टार्ट किया है तो हमने बताया कि ये बनता कैसे। तो हमने अभी बताया तो जैसा कि आपको हमने वो वाली गैस जो कि किसके इलेक्ट्रोलाइसिस से बनी थी, जो कि जब हमने सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का रॉक सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तब हमें प्राप्त हुई थी क्लोरीन गैस। उसी क्लोरीन गैस का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, ये OH का ऑल्टाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस पास कराते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास ऊपर तब बेटा बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और हमें वाटर मिल जाता है। ये तो एक बात। अब बात है कि जितने भी रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट हो गए, एक तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है क्लोरीन गैस। अब बेटा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका भी नाम होता है सिलेक्ट लाइम। क्या होता है बेटा, सिलेक्ट लाइम। इसे हम साधारण भाषा में कॉमन नेम अगर इसका पूछूं तो इसका कॉमन नेम होता है सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम का मतलब होता है बेटा बुझा हुआ चूना। कैसा चूना, ऐसा लाइम। लाइम का मतलब होता है चूना, सिलेक्ट मतलब बुझा हुआ, ऐसा चूना जो बुझा हुआ है। इसका मतलब जब हम बिना बुझे चूने को में पानी डाल देते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना। क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना। अब तुम पूछोगे कि
बिना बुझा चूना क्या होता है, तो CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसे हम कह देते हैं बिना बुझा चूना। जब उसमें वाटर डाल देंगे, तो जब वाटर डालेंगे तो वो बुझ जाएगा, तो उसे कह देंगे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना मतलब स्लैक्ड लाइम। तो ये तो है स्लैक्ड लाइम। तो स्लैक्ड लाइम लिया मैंने, ये उस पर मैंने पास करा दी क्लोरीन गैस, तब मेरा क्या बन गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और वाटर मिला। ठीक, तो ये तो हो गया इसके बनाने की विधि। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी। रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, देख लेना। अब बेटा इसके बारे में कुछ बातें हैं, वो बातें हमें याद रखनी है। किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के बारे में। क्या बात है, हमने यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा, जो बात मैंने पहले बता दी वो लिख भी दी है। मैंने कहा यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, या आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्या, कि क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। आप लोग बच्चों पहले ही पढ़ चुके हो, या मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl जो है उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तब हमें क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती थी। 3 प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते थे, NaOH, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो वो वाली जो क्लोरीन गैस है बेटा, उस क्लोरीन गैस का ही यहाँ पर यूज किया गया है, ये लिखा है मैंने, दैट Cl2 इज यूज हियर। ठीक है, अच्छा, जो एक्वस NaCl था उसे मैंने एक नाम दिया था, कौन बताएगा एक्वस NaCl को और क्या भी कहते हैं? मैंने कहा था एक्वस NaCl को हम विराइन कहते थे। क्या कहते थे? विराइन। तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, VRINE। ठीक, ये तो हुई कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में। ठीक है, कुछ थोड़ी सी जानकारी। अब देखते हैं बेटा इसका यूज क्या है। ब्लीचिंग जो पाउडर है उसका यूटिलाइजेशन क्या है, आखिर हमने क्यों ये पढ़ा है। ठीक है, तो देखो ब्लीच का मतलब होता है रंगना। ब्लीच का मतलब रंगना, तो चूंकि इसका नाम में ही रंगना है, तो इसका यूज भी हम रंगने में ही करते होंगे, ज्यादातर रंगाई करने में। ब्लीचिंग पाउडर मतलब ऐसा पाउडर जिससे रंगाई की जाती हो, है ना। तो देखो बेटा इसका यूज क्या है, इन ब्लीचिंग कॉटन, यानी कि जो कॉटन होती है, तरह तरह अलग अलग कलर की जो कॉटन होती है, उस कॉटन को हम इससे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से ब्लीच कर देते हैं, मतलब उसे रंग देते हैं। तो जो कॉटन है उसको ब्लीच करने में हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक, पहला यूज ये हो गया। हालांकि बेटा इसके कई सारे क्या है यूज हैं, एक एक यूज हम इसी तरह से देखते जाएंगे। फिर हमने कहा लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि अगर मान लो तुम्हें लाइनिंग करनी है, जितना भी कलर से रिलेटेड काम होगा इससे किया जा सकता है। ठीक है, ब्लीच करने का काम होगा इससे किया जा सकता है, किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, फिर है फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, जो लकड़ी होती है उसका जो पल्प होता है ना, उसे भी उसकी भी रंगाई इससे की जा सकती है, यानी कि उसे भी ब्लीच करने में। ठीक है, इनमें ये यूज होती है जो पेपर फैक्ट्री होती है ना, पेपर फैक्ट्रीज, यानी कि कागज की जो फैक्ट्री होती है, कागज बनाने की, कागज तुम्हें पता है लकड़ी से बना। ठीक है, तो वहां पे ब्लीचिंग का काम जो करते हैं, लकड़ियों को ब्लीच करने का, वो उसमें हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली ब्लीचिंग का काम ब्लीचिंग पाउडर करता है। और भी इसके बहुत सारे यूटिलाइजेशन है, जैसे कि बेटा जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो केमिकल्स बनाती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो कुछ बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करती है, यानी कि ऑक्सीकारक की तरह इसका प्रयोग करती है। यानी कि बहुत सारे और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का वो कंपनियां यूज करती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी जो केमिकल फैक्ट्री हैं बेटा, उन केमिकल फैक्ट्रियों में इस ब्लीचिंग पाउडर का वो लोग उपयोग काय में कर रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स के को ऑक्सीडेशन कराने में, और जो किसी का ऑक्सीडेशन कर देता वो कहलाता उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि इसका खुद का रिडक्शन होता होगा, दूसरे का ये क्या कर देता होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये मैंने बताया था, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ठीक है बेटा, तो देखो अगला यही है वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री, यानी कि जो वॉश्ड क्लॉथ हैं, कपड़े धोकर
उन्हें अगर ब्लीच करना है तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी जीन्स होती है, देखा है आपने, वॉशिंग के बाद उन पर ब्लीच की जाती है। जैसे वॉशिंग हो गई उसके बाद उनमें ब्लीच करेगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की जीन्स बना देते हैं। मान लो कोई ग्रीन सी है, ग्रीनिश है, कोई ब्लूइश है, कोई ब्लैकिश है, ठीक है। इस तरह से उन पर ब्लीच कर सकते हैं हम, किसके द्वारा, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा, ठीक है। ये था। आगे है, देखो बेटा, मैंने जो बोला था वही, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम करते हैं, ठीक है। फिर वो बेटा लास्ट है इसका, लास्ट, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी कि जो हमारा पीने वाला पानी है ना, उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं कि कीटाणु होते हैं, तो उन कीटाणुओं को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए, किल करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर जर्म्स फ्री बनाना है, जर्म्स फ्री करना है, यानी कि कीटाणु को रहित करना है, तब आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज एज एन एंटी जर्म्स की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि जर्म्स को मारने वाले के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो पानी साफ करने में भी हम बोल सकते हैं इसका यूज होता है। अब पढ़ते हैं बेटा, हमने ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब हम बेटा पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हमारा तीसरा है। तीसरा क्या है, बेकिंग सोडा। जो हमारा तीसरा सॉल्ट है बेकिंग सोडा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा NaHCO3। NaHCO3 अगर उसका केमिकल नाम मैं पूछूं क्या होता है, तो केमिकल नाम होता है बेटा उसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम ये गलत लिख दिया, ठीक है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। अच्छा बेटा, जो ये बेकिंग सोडा है, उसे हम साधारण भाषा में खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। खाने वाला सोडा भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडे को बोल देते हैं, ठीक है। तो कई सारे नाम होगा इसके, क्या नाम, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या बेटा सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब हर नाम का मैं कारण बताऊंगा कि हमने जो NaHCO3 है उसे सोडियम बाई कार्बोनेट क्यों कहा, बेकिंग सोडा क्यों कहा, ठीक है, ये बात मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखो बेटा, जो सोडियम बाई कार्बोनेट है ये बहुत प्राचीन नोमेनक्लेचर की पद्धति थी, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर था। तो उसमें हालांकि अब इसका यूज नहीं है, क्योंकि अब तो IUPAC के अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं किसी भी कंपाउंड का, लेकिन कुछ आज भी हमारे उसमें ट्रिवियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम चल रहे हैं, यानी कि रूल पद्धति चल रही है आज भी। जैसे बेटा मैं कहूं HCOH फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, लेकिन क्या ये इसका IUPAC नाम है, HCOH फॉर्मिक एसिड? तो वो जो है ट्रिवियल मेथड था, ट्रिवियल मेथड ये था फॉर्मिक एसिड में कि जिस सोर्स से वो प्राप्त हुआ है उस सोर्स के आधार पर उसका नाम रख दिया। तो चूंकि चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, तो चींटी को लैटिन में फॉर्मिका कहा जाता था, तो इसीलिए चींटी के डंक में होता था फॉर्मिक एसिड, तो इसलिए फॉर्मिक एसिड को हमने कह दिया था क्या, इसलिए HCOH को हमने कह दिया था फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्योंकि वो आंट से प्राप्त हुआ था और आंट को चींटी को वहां पे कहते हैं फॉर्मिका, सॉरी, तो इसलिए फॉर्मिका से जो प्राप्त हुआ एसिड उसे फॉर्मिक एसिड कह दिया, ठीक है। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरह से बेटा यहाँ जो ये नाम जो दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, वो भी एक ट्रिवियल मेथड है। ट्रिवियल का मतलब होता है कि जो अब चलन में नहीं है, अब तो IUPAC चलन में है, लेकिन फिर भी चूंकि इतना कॉमन नाम हो चुका है अब हम इसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में अगर इस कॉमन नाम से पूछ लिया गया क्वेश्चन हमसे, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने गलत नाम से पूछ लिया हमसे, क्योंकि ये इतना कॉमन है कि हर कोई जानता है। इसलिए ये जो कॉमन नाम था इसका
यहाँ पे ये देखा गया है कि एक सोडियम के हिस्से में दो कार्बोनेट पड़ते थे, एक सोडियम के हिस्से में दो कार्बोनेट पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट कह दिया गया। अब वो कैसे दो कार्बोनेट पड़ते हैं वो जी आपके समझ का विषय है नहीं, ठीक है। मैंने बता दिया ये प्राचीन उससे देखा गया है, ठीक है। अब इसका कोई महत्व नहीं है, अब तो इसे बोलना भी नहीं चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट तुम यहाँ पे देख के कह दोगे कि यहाँ पे तो एक CO3 है, इसका मतलब सोडियम मोनोकार्बोनेट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैंने पहला बताया कि वो प्राचीन ऑब्जर्वेशन थी, प्राचीन ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट कहा, ठीक है। अच्छा, तो फिर तुम पूछोगे तो फिर सर बताओ बेकिंग सोडा क्यों कहते थे। तो देखो बेटा, जो NaHCO3 है ना, इसे गर्म अगर हम करते हैं, इसे अगर हीट करते हैं ना बेटा, तो कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं हमारे, कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे हमने NaHCO3 को हीट किया तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बना, हमारे पास जल बना और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक। तो बेटा जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है, और ये जो CO2 गैस है ये हमारे जो कुकीज होती हैं, कुकीज मतलब समझते हो, जो भी हमारा भोजन होते हैं उन्हें क्या कर देती है, राइजिंग कर देती है, उन्हें फ्लफी बना देती है, उन्हें स्पॉन्जी बना देती है। क्या बना देती है, स्पॉन्जी बना देती है, ठीक है। तो इस CO2, ये जो CO2 बन रही है, इस CO2 के कारण ही इसे, और ये CO2 क्या कर देती है भोजन को, ये स्पॉन्जी बना देती है। जैसे तुमने देखा होगा हम बेकरी वाले जितने भी सामान होते हैं उनमें CO2 गैस होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, स्पॉन्जी टाइप हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसी की वजह से इसे नाम दे दिया गया बेकिंग सोडा। कैसा सोडा, बेकिंग सोडा, सही है, समझ में आ गया बेकिंग सोडा क्यों नाम दिया गया। अच्छा, अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये तो हमने कॉमन सी इसके बारे में नॉलेज दी, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने कुछ लिख दिया, अब हम पढ़ रहे हैं किसे, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे सबसे पहले हम देखेंगे बनता कैसे है। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो NaCl था उसी से हम सारे के सारे को बनाएंगे। तुम पूछोगे कि यहाँ पे तो NaCl से नहीं बना, लेकिन बेटा यहाँ NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बने थे उन प्रोडक्ट का यूज करके ही हमने यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बना दिया। लेकिन इसे डायरेक्टली बनाया जा सकता है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, NaCl ले लिया हमने, क्या ले लिया, NaCl, उसमें वाटर ऐड कर दिया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। तो यहाँ पे हमें NaCl से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए कई सारे रिएक्टेंट की आवश्यकता होती है। हमें क्या क्या चाहिए बेटा, हमें सोडियम क्लोराइड NaCl चाहिए, उसके साथ वाटर भी चाहिए, फिर अमोनिया गैस भी चाहिए और फिर CO2 गैस भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी चाहिए। तब हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट बनता है हमारा जो हम बनाना चाहते थे, ठीक है। डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था हमारा, डिजायर्ड प्रोडक्ट था हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, NaHCO3 बन गया। जो साइड प्रोडक्ट है, साइड का मतलब वो सारे प्रोडक्ट जो हम बनाना नहीं चाहते लेकिन बनेंगे तो जरूर भाई, ठीक है। तो जो बनाना नहीं चाहते थे वो ये बन गया, क्या है ये, नौसागर कहते हैं इसे, NH4Cl को, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड केमिकल नेम है, इसका साधारण नाम है, सिंपल नेम है नौसागर, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये थी इसके बनाने की विधि। बनाने की विधि में क्या है, हमने लिया सोडियम क्लोराइड, वाटर लिया, अमोनिया गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, फिर हमारे दो प्रोडक्ट बने क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नौसागर यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अच्छा बेटा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो साइड प्रोडक्ट बना अमोनियम क्लोराइड, हर प्रोडक्ट के बाद हम हर रिएक्टेंट हर प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। जो अमोनियम क्लोराइड जो है इसका एक नाम और है बेटा, इसे कहते हैं हम साल अमोनिएट, क्या भी बोल देते हैं, साल अमोनिएट। NH4Cl जो है, NH4Cl को हम साल अमोनिएट भी बोल देते हैं, ठीक। इसे हम नौसागर भी बोलते हैं, क्या बच्चों, नौसागर। और केमिकल नाम क्या है इसका, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। अब बेटा जरा देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें बनाना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमें पढ़ना है इसके बारे में। ये तो साइड प्रोडक्ट है, इसके बारे में एक दो बातें हमने जान ली, ठीक है। अब इसके बारे में ही हमें पढ़ना है।
तो सबसे पहले तो हमने बनाना सीख लिया, ये बनाना सीख गए। अब देखते हैं इसके कुछ जो रिमेम्बरिंग थिंग है इसके बारे में, कुछ याद करने वाले जो पॉइंट हैं, कुछ याद करने वाले जो तथ्य हैं वो देखते हैं। ठीक है, फैक्ट क्या है इसके। तो देखो इसके कुछ फैक्ट हैं बेटा कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसे हालांकि हम कौन से सॉल्ट में रखते हैं, इसे हम एसिडिक सॉल्ट में रखते हैं। हमने एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट दो तरह के सॉल्ट भी पढ़ाए थे। एसिडिक सॉल्ट में मैंने बताया था जिस सॉल्ट में कैटायन के रूप में हाइड्रोजन के अतिरिक्त एक और कोई सा कैटायन हो, लेकिन हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट को हम कह देते थे क्या, एसिडिक सॉल्ट, यानी कि उसमें एच आयन भी दिखे। तो अभी भी यहाँ पे एच आयन है, ये एच आयन और डोनेट कर सकता है, Na2CO3 भी बना सकता है, ये H डोनेट करके, है ना, बना सकता था। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये एसिडिक सॉल्ट हुआ। जी हाँ, मैं ये कहूंगा ये एसिडिक साल्ट होता है, लेकिन किसके कारण होता है एसिडिक साल्ट, क्योंकि इसमें H आयन अभी भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इसका नेचर की बात करूं कि ये एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है, तो बेटा ये बेसिक नेचर का होता है। अब तुम पूछोगे और, अभी आपने बताया भैया सर कि ये जो होता है एसिडिक सॉल्ट भी होता है, तो मैंने कहा बेटा एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट की जो डेफिनेशन थी वो एच आयन पर डिपेंड कर रही थी और ओ एच आयन पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे चूंकि एच आयन हमें दिख रहा है अभी भी, इसलिए हमने कह लिया ये एसिडिक सॉल्ट है। अगर ओ एच आयन दिख रहा होता अभी भी हमें, तो हम कह देते कि ये बेसिक सॉल्ट है। लेकिन बेटा इसका अगर मैं नेचर की बात करूं, इफेक्ट क्या होगा इसका, तो इसका इफेक्ट जो होता है वो बेसिक होता है। अच्छा, बेसिक क्यों होता है? बेसिक इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये जो बना है वो NaOH प्लस H2CO3 से बना है, NaOH प्लस H2CO3 से बना है। तो यहां बन गया NaHCO3 प्लस H2O। अब देखना बेटा, ये था, ये मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये क्या होता है? ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड। अब भैया स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग हुआ? भाई एसिडिक पार्ट, ये वाला एसिडिक पार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ इसका? स्ट्रॉन्ग होगा। ये चूंकि पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो जो पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है वो सॉल्ट उसी नेचर का हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जो इसका बेसिक पार्ट है, सॉरी, वही पार्ट स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले HCO3 इस वाले इससे आया है, एसिड से आया, और ये वाला पार्ट बेस से आया है। तो बेस स्ट्रॉन्ग था इसलिए ये वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हुआ। ये वीक से आया तो ये वाला पार्ट भी वीक हो गया। तो जब ये वीक है इसका मतलब वीक एसिड है इसमें, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये बेसिक नेचर का हो जाता है। समझ में आया? कहीं नहीं आया तो और जोड़ दे देना दिमाग का। ठीक है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश करी है। ठीक है, ये पता चल गया मुझे कि बेकिंग सोडा जो होता है वो नेचर वाइज कैसा होता है? वो नेचर वाइज होता है बेसिक नेचर का। इसका मतलब इसका तो उपयोग हम जो हमारे बॉडी में एसिडिटी हो जाती है उसे कम करने में भी कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल, एसिडिटी के कारण अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है या एसिडिटी हो गई आपके पेट में, तो आप सोडा खा सकते हैं, खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा ले लेंगे, तो आपका इफेक्ट जो एसिडिटी का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये है बेस। जो बेस क्या करता है? एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हमने लिखा है बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। यानी कि जो बेकिंग सोडा है बेटा उसका यूज हम अपने किचन में करते हैं। हम किचन में क्यों करते हैं? अगर हमें मान लो पकौड़ी बनानी है, पकौड़े बनाने हैं, उन्हें क्रिस्पी बनाना है। कैसा बनाना है बेटा? क्रिस्पी बनाना है, टेस्टी बनाना है, तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा का यूज कर देते हैं। देखो खाने वाला सोडा उड़द वगैरह में, अगर मान लो तुम्हें फ्लफी बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा फुलाना है, तो भोजन को जल्दी से तैयार करना है, उड़द बेकिंग सोडा डाल के पकाओ तो जल्दी पक जाएंगे, और बिना बेकिंग सोडा डाल के पकाओगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पकेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। और दूसरी बात, फूलेंगे भी इतना नहीं, फूलेंगे भी नहीं। मैंने बताया था ना, ये थोड़ा सा राइज कर देता है साइज को। ठीक है, स्पॉन्जी सा बना देता है, फ्लफी सा बना देता है। ठीक है, तो ये लिखा है हमने। हम कह रहे हैं समटाइम्स, कभी कभी इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ये बात भी है देखो इसके केस में, कभी कभी जो बेकिंग सोडा है हम अपने खाने में इसलिए ऐड कर देते हैं ताकि हमारा खाना जल्दी तैयार हो जाए, फास्टर कुकिंग हो जाए। ठीक है, जल्दी से पक जाए।
बिकॉज हेयर बेसिक, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि NaCO3 कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने में भी करते हैं। बिकॉज क्योंकि हेयर बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक पार्ट। मैंने भाई ये बात पहले बता दी, क्योंकि यहाँ पे बेटा बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है एसिडिक पार्ट से, इसलिए इसका उपयोग हम एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, कम करने के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी पीएच क्या होगी भाई, तो पीएच के लिए हम देखते हैं कि बेस की है तो 7 से कम होगा, अगर एसिडिक नेचर का था तो 7 से कम होगी पीएच। क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसलिए इसकी पीएच 7 से अधिक होती है थोड़ी सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट इसके बारे में। हमने लिखा इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। बेटा ये जो बेकिंग सोडा है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है या खाने वाला सोडा है, ठीक है, यह माइल्ड मतलब होता है हल्का, नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है। नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है, यानी कि कोरोजन का मतलब होता है, बेटा किसी चीज को खराब करना। ठीक है, किसी चीज को डीके करना, वो कहलाता है कोरोजन। ठीक है, तो ये नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है, यानी कि हल्के, इसका इफेक्ट हल्का होता है कि हल्का बेसिक नेचर का होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होता है, हल्के बेसिक नेचर का होता है, तो इसलिए ये नॉन कोरोसिव होता है, कोरोसिव नहीं होता, यानी कि चीजों को खराब नहीं करता, खराब नहीं करने वाला होता है। ठीक है, चीजों को खराब नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होता तो चीजों को खराब कर दिया करता था, क्या कर देता, लेकिन ये ऐसा नहीं कर देता, ऐसा नहीं करता क्योंकि ये नॉन कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, अब है अगली बात, फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड। भाई अगर हम इसे गर्म करें तो, हालांकि मैंने ये रिएक्शन पहले ही बता दी, अगर हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो बेटा होता ये है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर देते हैं तो बन जाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फिर क्या है, सोडियम कार्बोनेट हमारा कौन सा सोडा, वॉशिंग सोडा बन जाता है। ये है बेटा वॉशिंग सोडा, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वॉशिंग सोडा बन जाता है, वाटर बन जाता है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज हम, क्योंकि इसे गर्म करने पर CO2 गैस निकल रही है, इसी के लिए इसे बेकिंग सोडा नाम दिया गया है। ठीक है, इसी के लिए इसे बेकिंग सोडा नाम दिया गया, क्योंकि ये CO2 गैस जो फूड है हमारे, उस फूड को थोड़ा सा राइज कर देती है, बढ़ा देती है और स्पॉन्जी सा बना देती है। ठीक है, इसीलिए इसे बेकिंग सोडा नाम दिया गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सीधा बेकिंग सोडा के यूजेस। ठीक है, अब यूजेस की बात करें तो देखो पहला यूज लिखा है मैंने यहाँ पे, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडे का यूज हम बेकिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं। अब तुम पूछोगे ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा पढ़ा देते हैं, बेकिंग पाउडर क्या है, तो बच्चा देख, अगर बेकिंग सोडा में मैं कोई ऐसा एसिड मिला दूं जो माइल्ड हो, माइल्ड मतलब हल्का, जिसका इफेक्ट कम हो, कम एसिड हो, ऐसा कोई एसिड अगर मैं मिला देता हूं उसमें, जो खाने वाले एसिड, अब खाने वाला इडिबल एसिड किसे कहेंगे, इडिबल एसिड वो एसिड होते हैं जिनका एसिडिक इफेक्ट कम होता है। अगर मैं मान लो H2SO4 तेजाब को खा लूं, वो भी तो एक एसिड है, लेकिन वो माइल्ड एसिड नहीं है बेटा, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसलिए हम उसे डायरेक्टली भोजन में तो यूज नहीं करते हैं ना। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है लेमन में, सिरके में, इनमें सब में एसिड होता है, तो उन्हें तो हम खा लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका एसिडिक इफेक्ट कम होता है। तो अगर ऐसे एसिड है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे माइल्ड एसिड होते हैं, तो उन एसिड को अगर जब हम NaCO3 में मिला देते हैं तो बन के जो तैयार होता है उसे हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। क्या कहते हैं बच्चा, बेकिंग पाउडर। ये लिखा मैंने, तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में बनाने में भी कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर क्या है ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इट इज ए मिक्सचर ऑफ NaCO3। ये क्या मिक्सचर है, इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और माइल्ड इडिबल एसिड का, यानी कि हल्के खाने लायक, यानी कि खाने योग्य एसिड का। खाने योग्य एसिड कौन से होते हैं भाई, एसिटिक एसिड, सिरका खाने योग्य एसिड है, माइल्ड है अगर तो, टार्टेरिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है, और क्या कहते हैं, और सैलिसिलिक एसिड टमाटर में होता है। ठीक है, और टैमरिंड जो हमारी इमली होती है, टैमरिंड है ना, उसमें भी उसमें कौन सा एसिड होता होगा, ठीक है, आई डोंट नो, सिट्रिक एसिड होता है लेमन वगैरह में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एसिड है जो माइल्ड हो, उन एसिड को अगर मैं बेकिंग सोडा में मिला दूं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन दिखा दिया कि रिएक्शन कैसी होती होगी।
अगर मान लो एसिड का मतलब वो एच आयन देगा, तो अगर कोई एसिड लिया मैंने यहाँ पे एसिड लिया और उसे मैंने किसके साथ मिला दिया NaHCO3 के बेकिंग सोडा के साथ, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एक साल्ट बन जाएगा। जो एसिड था उस एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा सॉल्ट? सोडियम। यानी कि यहाँ से ये Na हट जाएगा और वो उस एसिड के साथ चला जाएगा और ये H जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन लेके H2 बना लेगा और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो CO2 बनकर निकल जाएगा। ठीक है। हालांकि इस रिएक्शन से तुम्हें कोई वो नहीं है, आप चाहे तो आप इसे याद रखें, नहीं चाहे तो ना याद रखें, थ्योरी मैंने बता ही दी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बात लिख दी है, CO2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो कैन कॉज क्या कर सकती है? ब्रेड और केक, जो ब्रेड है रोटी है हमारी, जो केक बना रहे हैं वो केक बेकरी में बहुत यूज करते हैं इसका, तो वो केक या ब्रेड को क्या कर देती है? राइज कर देती है। ठीक है, राइज कर देती है, फुला देती है। राइज का मतलब फुला देती है। ठीक है, देखा होगा तुमने जो क्या कहते हैं, क्या आती है वो ब्रेड वगैरह आते हैं या बंद वगैरह आते हैं, वो सारे फिलअप थोड़े से राइज होते हैं, फूले हुए होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसमें CO2 होती है। ठीक है, तो हमने बोला है बेटा CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। यानी कि जो ये CO2 बनी, ये CO2 बेटा हमारी रोटी या केक को थोड़ा सा फुला देती है, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पॉन्जी और सॉफ्ट। अब दूसरा इसका यूज पढ़ते हैं, NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट। ये इंग्रेडिएंट का मतलब होता है बनाने वाला, जिससे कोई चीज तैयार हो रही हो, वो इंग्रेडिएंट है उस चीज का। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट, इंग्रेडिएंट। जैसे मैं कहूं बताओ कड़ी के इंग्रेडिएंट क्या है? कड़ी बना रहे हैं, कड़ी चावल बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो कड़ी के इंग्रेडिएंट क्या है? तो आप कहोगे कड़ी के इंग्रेडिएंट मट्ठा, छाछ। ठीक है, छाछ है, हल्दी है, बेसन, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट है। किसके इंग्रेडिएंट है? कड़ी के। इसी तरह से ये भी जो है NaHCO3 वो क्या है? ये इंग्रेडिएंट भी होता है। किसका इंग्रेडिएंट होता है? एंटासिड का। किसका? एंटासिड। अगर मान लो आपको एंटासिड बनाना है, क्या बनाना है? एंटासिड। अब एक नया वर्ड और आ गया, करीब तुम्हारे लिए एक नया वर्ड और आ गया, एंटासिड। ये एंटासिड क्या? एक इंग्रेडिएंट भी होता है। अब एंटासिड क्या होता है भैया? जो एसिड के इफेक्ट को कम करे, यानी कि एसिड के विपरीत काम करे। विपरीत काम करने का मतलब एसिडिक नेचर को कम करे, तो वो हो गया एंटासिड। क्या हो गया? एंटासिड। तो ये एंटासिड का एक इंग्रेडिएंट भी होता है, मतलब इसका यूज हम एंटासिड बनाने में भी कर सकते हैं। मतलब किसी एसिड के एसिडिक इफेक्ट को कम करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बीइंग एल्केलाइन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये भैया बीइंग एल्केलाइन यानी कि क्षारीय प्रकृति का होने के कारण इट न्यूट्रलाइजेस, ये उदासीन कर देता है एक्सेस एसिड, यानी कि जो अधिक एसिड है या अम्ल की जो अधिकता है उसको कम कर देता है। इन द स्टोमक, हमारे जो पेट में अम्लता बढ़ रही है ना, उसको कम कर देता है। एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, और हमें रिलीफ, आराम पहुंचा देता है। अगर मान लो आपके पेट में एसिडिटी बढ़ रही है तो आप फंकी से क्या ले सकते हैं? NaCO3 ले सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा? आपका एसिडिटी थोड़ा कम हो जाएगी और आपके पेट को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, ये लिखा है। तो ये सब था बेटा किसके बारे में? पहले हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने वाला सोडा, ठीक है, ये पढ़ लिए। तो हमने आज पढ़ लिए, एक कल पढ़ा था NaCl, ठीक है, और NaOH 4 पढ़ लिया आई थिंक हमने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा को। किसको बेटा? वॉशिंग सोडा को। एक बचा हमारा वॉशिंग सोडा, और आगे कुछ बचा होगा। कल के लेक्चर में पूरा सॉल्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सॉल्ट टॉपिक का लास्ट लेक्चर होने वाला है कल। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा इसे देखो, अगर समझ में ना आए तब बताओ। ठीक है, और समझ में आ रहा हो तो सबको नोट कर लो। ठीक है, बाकी बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।